सभी को नमस्ते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंच द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन, इस विचार को स्थापित करते हुए जो उनके व्याख्यान हुए, उसकी स्मृति को 60 वर्ष हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में हम सबको उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हो, हम उस विचार को समझें, उस विचार को आत्मसात करें और उस विचार के साथ आगे चलते हुए समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा सकें। इस नाते आज का जो ये सेमिनार, 2 दिन का जो सेमिनार हुआ है, उसके लिए आप सबको बहुत बधाई। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री मदन गोपाल जी, अभिनव प्रकाश जी, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय संतोष जी और सभी भाई बहनों, आपको मेरा सादर वंदन, सादर नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो मैं सही बताऊं तो मुझे लगता है कि ये जो ऐसे सेमिनार्स हैं जो हम समय समय पर अपने विचारों को प्रतिष्ठापित करने के लिए हम सबके बीच में विषय रखे जाते हैं, उसका मूल कारण एक जो ध्यान में आता है वो ये है कि हम अपने ही विचार को कितना कम जानते हैं। हम अपनी बातों को कहते तो हैं, हम मीडिया में भी बोलते हैं, हम समाज के बीच में जाके बोलते हैं, हम कैंपस में जाकर के बोलते हैं, लेकिन जब उसके डिटेल में जाने का मौका आता है तो हम कितना कम बोल पाते हैं। ये मुझे ध्यान में आया कि जब मुझे इस विषय पर बात रखने के लिए कहा गया और मैंने पंडित दीनदयाल जी को और उनके एकात्म मानववाद को पढ़ना शुरू किया तो ध्यान में आया कि शायद 2, 4, 5 लाइन के बाद कुछ पता ही नहीं है। थोड़े दिन पहले, अभी कल यानी 31 मई को पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्मशती को 300 वर्ष जो हुए, तो ध्यान में आया कि सभी विचार परिवार के संगठनों ने मिलकर देश भर में इतने आयोजन किए कि उसके कारण से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर कौन हैं और उनका देश को क्या योगदान है, ये हम सबको ध्यान में आया। अगर हम अपने अपने मन में विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि उससे पहले हमें उनके बारे में 2-4 लाइनें पता थी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मैं मानती हूँ कि यहाँ सभी विद्वान बैठे हैं, लेकिन अगर हम आम समाज की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई के बारे में और उनके योगदान के बारे में जानने वाले कम थे। तो इस एक आयोजन के कारण जो वर्ष भर मनाया गया, उसके कारण जन जन तक, और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हम ये सब करते हैं, आज का जो यूथ है, उस तक ये बात पहुंची और उसको ध्यान में आया कि जब मैं अपने देश के गौरव की बात करता हूं, जब मैं अपने देश के यश की बात करता हूं, जब मैं अपने देश की प्रतिष्ठा की बात करता हूं और जब मैं अपने देश के लिए ये कहता हूं कि ये विश्व गुरु भारत है, तो उस विश्व गुरु भारत के पीछे उसको विश्व गुरु बनाने वाले ऐसे कौन कौन से लोग हैं, उन सबको, जो पर्दे के आगे भी थे और पर्दे के पीछे भी थे, उन सबको जानना मेरा दायित्व बनता है और मैं उसको जानता हूं। ऐसे ही जब पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन को पढ़ना प्रारंभ किया तो ध्यान में आया कि ये जो दर्शन है, हालांकि कल प्रारंभ से ही इस पर बहुत कुछ बोला जा चुका है, लेकिन संक्षेप में अगर मैं कहूं तो इस दर्शन को भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, जीवन मूल्यों और सामाजिक संरचना के आधार पर एक समग्र और संतुलित मानव विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है इस दर्शन ने। अब जब समग्र मानव की बात हम करते हैं तो जब समग्रता की बात है तो उसमें सब आ गया। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर लो या आइडियोलॉजी की बात कर लो, तो समग्रता में सब है। तो समग्रता कभी जेंडर बाइज्ड नहीं होता। समग्रता में स्त्री और पुरुष अलग नहीं है। समग्रता में
लिंग भेद नहीं है, समग्रता में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, समग्रता में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, समग्रता में कोई शिक्षित और कोई अशिक्षित नहीं है, समग्रता में कोई हीन और कोई ऊपर नहीं है, समग्रता में सब है। तो जब उनका ये विचार और ज्यादा पढ़ना शुरू किया तो ध्यान में आता है कि उनका जो मानव दर्शन है वो मनुष्य को केंद्र में रखकर जीवन और समाज को समझने का दर्शन है। तो 4-5 बातें उससे ध्यान में आई। पहली बात ये ध्यान में आई कि व्यक्ति के जीवन के 4 स्तर होते हैं, और उन्होंने उसकी बात बार बार कही, कल से हमने भी बहुत बार सुनी, मैंने भी सुनी, कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। अकेले अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम परिवार में कहते हैं कि परिवार एक इकाई है, तो परिवार में चाहे वो 1 साल का बच्चा है या वो 70 साल के परिवार के मुखिया हैं, सभी का समान अस्तित्व है। अकेले अकेले एक इकाई परिवार बना नहीं सकती, क्योंकि परिवार एक समूची इकाई है। तो उन्होंने भी ये बात कही कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों से मिलकर के मनुष्य का निर्माण होता है, और ये चारों का अगर समान रूप से उसके अंदर उसने आत्मसात किया है, तभी उसका विकास है, तभी समाज का विकास है और तभी राष्ट्र का विकास है। ऐसे ये 4 स्तरों की बात उन्होंने की। लेकिन ये चारों स्तर पूरे कब होते हैं? ये चारों स्तर पूरे तब होते हैं जब हम जो चतुर्विध पुरुषार्थों की बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमने बार बार सुना है और हमेशा ऐसे ही इस पर कभी कभी चर्चा होते होते कुछ लोगों से सुना भी। और मुझे स्वयं को एक बात जो अनुभव में आई कि अगर धर्म आधारित अर्थ और काम होगा तो मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और हमारा जो विचार ये कहता है, संघ का विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार कहता है कि धर्म आधारित काम और अर्थ होना चाहिए। लेकिन ये मोक्ष क्या है? क्या ईश्वर को प्राप्त करना मोक्ष है? तो एकात्म मानव दर्शन कहता है कि मात्र ईश्वर को प्राप्त करना मोक्ष नहीं है। मोक्ष वो है कि आपने अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने विश्व मांगल्य के लिए आपने क्या किया है। यदि वो आपने पूर्णतया धर्म आधारित किया तो आप जीते जी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक साधारण वेशभूषा में बैठा हुआ, जब आप चित्र देखते हैं कि एक साधारण वेशभूषा में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसका चेहरा अत्यंत सरल है, जिसके चेहरे से ममत्व टपक रहा है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जीते जी मोक्ष के अधिकारी बन गए। हम सबके दिलों में आज भी वो जीवित हैं और रहेंगे। तीसरी बात उनके एकात्म मानव दर्शन में ध्यान में आई कि स्वदेशी का सिद्धांत उन्होंने दिया। आज हम जो देखते हैं, क्योंकि मैं एक बात जो ध्यान में आई कि जब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मानव को समग्र रूप से माना, स्त्री पुरुष को अलग अलग उन्होंने देखा नहीं। लेकिन जब स्त्री पुरुष अलग नहीं है, लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग हैं। भारतीय संस्कृति, भारत का दर्शन, भारत का चिंतन ये कहता है कि हर व्यक्ति अलग है और उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं, उसकी भूमिका अलग है। यदि वो अपनी अपनी भूमिकाओं को ठीक रूप से निभा ले तो निश्चित रूप से वो अपना जो योगदान, उसको इस जीवन में आने का जो उसका हेतु है, वो हेतु सिद्ध हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि बैक टू बेसिक्स की बात होती है। जब हम 5 स्टार होटल में जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो थोड़े समय पहले मिलेट्स की बात की, शायद उससे पहले गांव में कोई व्यक्ति, जब सर्दी के मौसम में, मैं हरियाणा से आती हूँ तो ध्यान में आता है कि बाजरे की रोटी और बाजरे की खिचड़ी खाता था। महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ कुछ और चलता है, दक्षिण में जाएंगे तो कुछ और चलता है, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो कुछ और चलता है। तो मैं HPSC की मेंबर होने के नाते जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो ऐसे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का इंटरव्यू थे, तो मैंने एक प्रश्न किया कि आप 7 मिलेट्स के नाम बता दीजिए, फिर आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। हालांकि पूछना तो बहुत कुछ था, लेकिन ध्यान में आया कि 7 मिलेट्स के नाम बताने वाले युवाओं की संख्या जो इंटरव्यू की तैयारी करके आए हैं, ऐसी संख्या बहुत कम थी। तो उसके बाद ध्यान में आया कि जो मिलेट्स ईयर की जब बात की गई तो ध्यान में आता है कि जिस गांव के व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के नाम पर ये कहा जाता था कि आप तो मोटा अनाज खाते हो, मोटा दिमाग है। हरियाणा वालों के लिए तो बहुत ही बोला जाता है, हम खुद ही कहते हैं अपने लिए कि हम मोटा खाते हैं, मोटा सोचते हैं और मोटा रहते हैं, ज़्यादा दिमाग हम
नहीं लगाते हैं। तो ऐसे उनके ऊपर जो बात कही जाती थी, आज आप देखिए 5 स्टार होटल्स में वही मोटे अनाज की खिचड़ी, वही मोटे अनाज का सामान मिलता है, और जिन स्टॉल्स पर ये होता है वो स्टॉल्स बाकी स्टॉलों से ज़्यादा भीड़ वहाँ पर मिलती है। ये अंतर कहाँ से आया? तो ये अंतर आया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को आज की सरकार ने, आज के प्रधानमंत्री ने, आज के जो सरकार में रहने वाले, आज के जो सामाजिक दृष्टिकोणों को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इसको धरातल पर उतारा, इसलिए विचार आगे बढ़ करके गया। एक बात और ध्यान में आती है कि वो कहते थे कि विकास का मॉडल भारतीय होना चाहिए। अब विकास का मॉडल भारतीय होगा, तो मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हूं, तो ध्यान में आता है कि हम लोग 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली थी। हम आए, छात्राओं का काम देखना मेरे जिम्मे था, तो ध्यान में आया कि हम लोग बार बार नारे लगाते एक चीज कहते थे कि भीख नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। ये नारे हम लगा रहे तो लोग हमें कह रहे कि सरकार तो आपकी है, आप ये नारे क्यों लगा रहे हो? तो जवाब ये था कि सरकार कभी किसी की नहीं होती, सरकार सबकी होती है। इसलिए जो ये कहा जाता है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ये जो बातें हैं कि सरकारों में भी यदि कोई परिवर्तन लाने की, विषयों में कुछ नई बातें लाने की अगर आवश्यकता आती है, तो वो शिक्षा का भारतीयकरण की बात हम सब ने उस समय कही। और वो जो आज भारतीयकरण, जिस मॉडल की बात दीनदयाल जी कहते थे, वो आज परिलक्षित होता है। चाहे वो स्वदेशी मिसाइलों की बात हो, वो हमने अभी भी देखे कि हमने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने स्वदेशी मॉडल्स का इस्तेमाल किया, चाहे वो टेक्नोलॉजी स्वदेशी की बात हो, कितनी ही ऐसी बातें हैं जिसको हमने स्वदेशी के आधार पर स्थापित करने का काम आज हमने किया है। समाज की एकात्मता की बात की जाती है कि समाज अखंड मंडलाकार है। कल भी हमने प्रफुल्ल जी के विषय में ये सुना। तो जो छोटी इकाई परिवार है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यष्टि और समष्टि, यहां तक जो अखंड मंडलाकार चलता है, उसकी धुरी कौन है? तो वैसे तो हम कहते हैं कि धुरी कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने शब्दों में उसके कहूं तो इस अखंड मंडलाकार की धुरी एक महिला है, एक स्त्री है। अब उसका अलग से विचार करें ना करें, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि धर्म आधारित समाज व्यवस्था को अगर कोई स्थापित कर सकता है, तो उसमें सबसे प्रमुख जो रोल है, योगदान है, वो स्त्री का है। और उस स्त्री का योगदान जिस रूप में है, तो भारतीय मूल चिंतन में जो बात कही गई है, वही पंडित दीनदयाल जी कहते हैं। वो कहते हैं कि समाज में समरसता और आत्मीयता होनी चाहिए। स्त्री पुरुष पूरक हैं, प्रतियोगी नहीं हैं। हमने कभी नहीं कहा कि स्त्री और पुरुष दो अलग हैं, वो दोनों एक हैं। इसलिए हमने कहा कि भारतीय चिंतन में अर्ध नारी नटेश्वर की बात की जाती है कि आधे शिव हैं और आधे पार्वती हैं, और दोनों को मिलकर ही एक समग्र मानव का निर्माण होता है। लेकिन शिव जो हैं वो शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसलिए पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। लेकिन हम कभी तुलना नहीं करते। दीनदयाल जी ने भी कहा कि जैसे किसी पुरुष की प्रगति के पीछे, ये लाइन तो बहुत चलती है, हमेशा से चलती है कि किसी भी पुरुष की प्रगति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन हम ये भी कहते हैं साथ में कि किसी भी स्त्री की प्रगति के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। वो पुरुष उसका पति हो सकता है, उसका पिता हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका पुत्र हो सकता है, और उसका मित्र हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी का योगदान होता है। क्योंकि शाम के समय हम देखते हैं कि आज तो माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर बेटी थोड़ा लेट हो जाए तो माँ को चिंता होती है, लेकिन अगर उसको पता है कि उसकी पीठ के पीछे हाथ रखने वाला कोई ना कोई उसके साथ है, तो वो चिंता मुक्त हो जाती है। ये विचार, ये दर्शन जो पंडित दीनदयाल जी ने दिया, वो दर्शन आज भी स्थापित है, और हम उसको, उसके वाहक बन करके उसको और आगे लेकर के जा रहे हैं। भारतीय मूल चिंतन की जब हम बात करते हैं तो वो कहता है विजन ऑफ वननेस, और 3 बातों पर आधारित हमारा चिंतन है। एक है जीवन दर्शन, दूसरा है जीवन तत्व, और तीसरी है जीवन व्यवस्था। हमारा जीवन दर्शन परस्पर पूरक, परस्पर अवलंबी और परस्पर पोषक है।
हमारा जीवन तत्व कहता है कि बंधुता और सौहार्द होना चाहिए, और जीवन व्यवस्था कहती है कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और राष्ट्र जीवन को चलाने वाली व्यवस्था में सौहार्द हो, आत्मीयता हो। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको मैं कहूँ कि जब चावल बोना है, क्योंकि देश का बहुत बड़ा हिस्सा है तो चावल खाता है, तो मैं उसका ही उदाहरण दे रही हूँ कि जब चावल बोना होता है तो अभी जब हमको दोपहर में भोजन में चावल मिलेगा, वो सूखा चावल अगर हम मिट्टी में लगा देते हैं तो शायद वो उगेगा नहीं। लेकिन अगर वही चावल हस्क के रूप में, यानी उसका जो कवर है, छिलका जिसको हम धान बोलते हैं, अगर उस रूप में बोया जाएगा तभी उसमें से अंकुरण होगा, तभी वो प्रस्फुटित होगा, तभी वो ऊंचा जाएगा। तो इसलिए जो हमारा चिंतन है वो ये कहता है कि स्त्री और पुरुष एक हस्क है और एक अंदर का उसका बीज है, वो दोनों मिलकर ही समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं के संबंध में जब एकात्म मानव दर्शन का दृष्टिकोण देखते हैं तो 4-5 बातों से मुझे वो दृष्टिकोण ध्यान में आता है। एक है, दीनदयाल जी कहते हैं कि सहयोगी नहीं सहभागी होना चाहिए स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का। हम कहते हैं हमेशा कि जो विचार हम करते हैं कि इक्विटी नहीं इक्वेलिटी को हम स्थान देते हैं। तो इक्विटी तो कभी भी हो जाएगी कि सब समान है, सब समान है, सब समान है, लेकिन हमने इक्वेलिटी दी क्या? हमने सम्मान दिया, लेकिन हमने आत्मीयता दी क्या? हमने उसको 2 भागों में कभी बांटा क्या कि या तो देवी के रूप में पूज लिया या नहीं तुम कुछ भी नहीं हो ऐसा मान लिया? नहीं, क्या हमने उसको एक व्यक्ति के रूप में माना क्या? तो दीनदयाल जी कहते हैं कि ये सारी बातें जब हम समावेश करते हैं तब हमारा जो दर्शन है, हमारा जो चिंतन है, वो स्त्री और पुरुष को समानता, एकात्मता, आत्मीयता की ओर लेकर के जाता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्यों और अधिकारों में संतुलन चाहिए। हमारा संविधान कर्तव्यों की भी बात करता है और अधिकारों की भी बात करता है, लेकिन बहुत बार हम कहते हैं कि अधिकारों की मांग तो सब करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। तो महिलाओं के लिए भी विशेष कुछ अलग ना कहते हुए जब समग्र मानव की उन्होंने बात की तो एक बात आई कि आपको जितने अपने अधिकारों का ध्यान रखना है उतना ही महिला अपने कर्तव्य, चाहे वो उसके परिवार के प्रति है, चाहे वो उसकी सोसाइटी के प्रति है, चाहे राष्ट्र के प्रति है, उन सबको वो निभाए। और उन्होंने कहा कि वो शक्ति स्वरूपा है। अब शक्ति स्वरूपा किस रूप में है? क्योंकि आप देखते हैं कि जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद को जब हम पढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि महिलाओं के समस्याओं का समाधान करने के लिए पुरुषों को आगे आने की आवश्यकता नहीं है, उनको शिक्षा दो, उन्हें शिक्षित करो और समान अवसर दो, अपनी समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर लेंगी। ऐसे ही पंडित दीनदयाल जी का था कि महिलाओं स्वतंत्र है लेकिन स्वच्छंद नहीं है। वो उसकी स्वतंत्रता को स्वाधीनता के रूप में देखते थे और इसलिए उन्होंने एक जगह कहा कि स्त्री ना तो घर की शोभा है, मात्र माना है, और ना ही उसको पुरुष की छाया मात्र माना है जैसा कहीं कहीं उल्लेख आ जाता है, बल्कि उसे पूर्ण मानव, राष्ट्र की निर्माता और मूलभूत शक्ति के रूप में उन्होंने इसको देखा है। शिक्षा की बात आती है। आज हम NEP 2020 में काम कर रहे हैं, मुझे भी उसके नेशनल फोकस ग्रुप के रूप में काम करने का अवसर मिला। बार बार एक बात ध्यान में आती है कि हमारी शिक्षा में परिवर्तन आना चाहिए। अब वो परिवर्तन कैसे आना चाहिए उसके लिए लोगों ने प्रयास किया, लेकिन स्त्री और पुरुष की शिक्षा में कोई अंतर तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक जगह उल्लेख आता है कि शिक्षा और संस्कार ये स्त्री की 2 भुजाएं हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक पक्षी के 2 पंखों की तरह हैं। यदि एक पंख कमजोर हो गया तो दूसरा पंख कितना भी मजबूत हो वो उसको उस ऊंचाई तक उड़ने में मदद नहीं कर सकता जिस ऊंचाई तक उसको उड़ना चाहिए। ऐसे ही यदि शिक्षा और संस्कार दोनों 2 पहलू यदि समाज में समस्त मानव जाति को, समस्त मानव के दोनों चीजें दोनों हाथों पे नहीं रही तो वो भी सही रूप से जैसा हम चाहते हैं वैसा समाज का निर्माण करने में उसका योगदान नहीं हो सकता। इसलिए दीनदयाल जी ने नारी को सेवा, शक्ति और करुणा, इन तीनों का संगम उन्होंने बताया। 4 दृष्टिकोणों के रूप में उनकी बात को हम रख सकते हैं।
पहला दृष्टिकोण है दार्शनिक दृष्टिकोण, जिसके लिए मैंने पहले आपसे कहा कि मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा, इन सब से मिलकर के मनुष्य है और मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों है। लेकिन जो आत्मा की बात कही, तो आज पश्चिम के फेमिनिज्म की बात तो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि उसका करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन उसको कहीं थोड़ा सा ध्यान में अगर रखेंगे तो कहीं कहीं ये कहा गया था कि स्त्री में आत्मा भी नहीं होती, स्त्री में बुद्धि भी नहीं होती, ऐसे बहुत सारी बातें कही गई। वहीं हमारा चिंतन और दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन ये कहता है कि स्त्री पुरुष दोनों की आत्मा एक है, वो दोनों ही, इतनी ही पुरुष की और इतनी ही स्त्री की आत्मा दिव्य है, सक्षम है, स्वतंत्र है और वो कुछ भी करने में सक्षम है। इसलिए स्त्री और पुरुष अलग ना होकर के दोनों समावेशी हैं, एक हैं। दूसरा दृष्टिकोण उनका कहता है पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में कि जब मैंने कहा अखंड मंडलाकार, तो उसमें उसकी धुरी मैं क्यों कहती हूं कि स्त्री है, क्योंकि परिवार की धुरी वो है। पिता 5 दिन घर नहीं आएगा तो काम चल जाएगा कि छठे दिन वो बाहर गए हैं, आ जाएंगे। लेकिन आज के समय में यदि इसको देखेंगे तो महिलाएं कामकाजी हो गई हैं। कामकाजी पहले भी थी, वो अलग बात है कि जीडीपी में उनका जो काम है उसको गिना नहीं जाता। अगर हम उसको गिनते हैं तो डबल जीडीपी जिसकी बात आज की सरकार कर रही है वो निश्चित रूप से होने ही वाली है। तो वो पहले भी घर के काम करती थी, कृषि के करती थी, आज भी कृषि का लगभग 80% काम महिलाएं ही कर रही हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ बेचने का काम, मंडियों में जाने का काम पुरुष कर रहा है, उसमें भी कभी कभी स्त्रियों को आप ट्रैक्टर पे या बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए आप देख लेंगे। तो ये जो धुरी है वो महिला है, क्योंकि वो अगर नौकरी पेशा भी है, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, हम सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो वो घर से निकलेगी तो घर में अपने बच्चों को टिफिन तैयार करके और उसको उसके विद्यालय भेजने से लेकर के अपना टिफिन बनाना, पति का टिफिन बनाना और उसकी मदद दोनों करते हैं आपस में। लेकिन बाहर जा करके और जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो रिश्तेदारी हो चाहे जो, उस सबको निभाने का काम वो करती है। इसलिए मैं कहती हूं कि उस अखंड मंडलाकार की जो धुरी है, जो पहला जहां से शुरू होता है, वो महिला है। और आज हम देखेंगे कि इसलिए निर्णयों में महिला की सहभागिता हो, इसकी चर्चा होने लगी है। और चर्चा ही नहीं होने लगी है, चर्चा स्थापित भी होने लगी है। मुझे ध्यान में आता है कि 10 वर्षों पहले तक हम जब संगठन में, वैसे विद्यार्थी परिषद में तो हमेशा ही गर्ल्स और बॉयज़ ने मिलकर के साथ काम किया है, लेकिन हम सुनते थे कि महिलाओं के बाकी सब संगठनों में ऐसी स्थितियां शायद उतनी नहीं रही होंगी। तो संघ की बैठकों में जब हम जाते तो हम एक बात सुनते थे कि महिलाओं को, जो हमारी कार्यकर्ता हैं, उनको निर्णय प्रक्रिया में सहभागी करना होगा। तो हमें लगता था कि हम तो निर्णय प्रक्रिया में हैं, हम तो टीम में बैठते हैं, टीम में निर्णय होते हैं, किसको क्या बनाना है, कब कौन से प्रोग्राम्स होने हैं, बाकी सब होने हैं। लेकिन ध्यान में आया कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि महिलाएं निर्णय करके क्या करेंगी। और सबसे पहली शुरुआत होती है परिवार से। तो परिवार में भोजन क्या पकेगा, कई बार मजाक में कहा जाता है कि भोजन क्या पकेगा वो महिला तय करेगी, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी खरीदी जाएगी वो पुरुष तय करेगा। ऐसा नहीं है। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन ये कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, तो निर्णय प्रक्रिया में भी दोनों की सहभागिता होगी। और आज हम देखते हैं कि आरएसएस के विविध संगठन हो, आज की सरकार हो या समाज के और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में लगातार शामिल किया जा रहा है। और ये शायद वो जो विचार 60 वर्ष पहले पनपा, उस विचार को आज स्थापित करने का काम हम सब ने मिलकर के किया है। और इसलिए कहा कि परिवार समाज की आधारशिला है और स्त्री उसकी रीढ़ है। जब हम आर्थिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो मुझे ध्यान में आता है कि इतनी महिलाएं ऐसी हैं जो रोजगार देती हैं, लेती नहीं, रोजगार देती हैं। अपनी इंडस्ट्री चलाना, छोटे छोटे उद्योग चलाना। दीनदयाल जी ने तो कहा भी था कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, गाँव में, जो मैं कई बार कहती हूँ कि गाँव में जिस तरह के ये जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हर गाँव में, हर घर में बनती हैं, अगर उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो निश्चित रूप से हम जो जीडीपी ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं वो भी ऊपर उठेगी और महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और उनका जो स्वावलंबन बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा। ऐसे शैक्षिक और आध्यात्मिक, नैतिक बहुत सारे दृष्टिकोणों की बात करते हैं। ऐसे दीनदयाल जी ने एक जगह कहा कि व्यक्ति को नेतृत्वकर्ता बनना चाहिए। अब उस व्यक्ति में, मानव में स्त्री भी आती है।
और आज महिला को नेतृत्व मिले, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर पोटेंशियल है, एक पर्पस के साथ वो जीती है। इन सब बातों का समावेश अगर हम करते हैं तो ध्यान में आता है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। तो वो नेतृत्व के क्षेत्र में, तो जब नेतृत्व की बात आती है तो बहुत बार हम सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित रह जाते हैं। नेतृत्व तो हर क्षेत्र में चाहिए। आप पिछले 7-8 वर्षों से देख रहे होंगे, पहले तो पता नहीं पद्मश्री, पद्म विभूषण 2014-15 से पहले किसको मिलते थे, कितने लोग थे, बाद में लौटाने की भी कुछ बातें होती थी। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है, मैं किसी की योग्यता पर प्रश्न उठाना यहाँ पर काम नहीं है, लेकिन आज की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो पेड़ गांव में जाकर के 50,000 वृक्ष लगाने वाली एक बूढ़ी माँ को पद्मश्री देना होगा, वो नंगे पैर चल करके गांव में काम करने वाले एक किसान को देना होगा, वो एक युवा उद्यमी को देते होंगे, वो किसी एक अच्छे गायक को देते होंगे। समाज के किसी भी फील्ड में काम करने वाले, जिसको अंत्योदय कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उस अंत्योदय, उस अंतिम व्यक्ति जो काम तो कर रहा है लेकिन उसके काम को रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम आज की सरकार ने किया और उस तरह के पद्मश्री, पद्म भूषण और बाकी सारे अवार्ड मिलने शुरू हुए। तो हम ये जानते हैं कि ये जो काम है ये उन्हीं के दर्शन को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम आज किया जा रहा है। अब कभी कभी मुझे एक विषय और ध्यान में आता है कि यदि हम थोड़ी तुलना करें, वैसे हम इसको पीपीटी के माध्यम से भी देख सकते थे, लेकिन अगर हम तुलना करें कि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल जी का जो दर्शन है वो महिलाओं के संबंध में या ओवरऑल उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसका योगदान क्या है। तो यदि हम देखें कि परिवारों का विघटन हो रहा है, अगर ऐसे कहा जाए, विश्व में परिवार में, भारत की बात नहीं कर रही, स्थितियां यहां भी ऐसी होती जा रही हैं, लेकिन इसमें तो बहुत सुधार की संभावनाएं हैं, क्योंकि हम जब भी बैक पे जाते हैं हम एक लंबी जंप लगा करके और आगे जाते हैं। कहते हैं ना, लंबी कूद अगर करनी है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, स्पीड लेनी पड़ेगी और एक प्रॉपर पोस्चर से आपको जंप करना पड़ेगा, तब आप लंबी कूद में जीत सकते हैं। अगर बॉल को ऊपर उछलना है तो पूरा दबाना पड़ेगा, जितना ज्यादा उसको आप दबाएंगे वो उतनी ही फोर्स से उतनी ऊपर जाएगी। तो हम तो कर लेंगे, लेकिन विश्व की जब हम बात करते हैं तो परिवारों का विघटन हो रहा है। ये वैश्विक समस्या हो गई कि एकल परिवार बढ़ रहे हैं। एकात्म मानव दर्शन उसका समाधान कैसे देता है? वो देता है क्योंकि स्त्री परिवार की धुरी है, इसलिए हमारे परिवार बचे रहेंगे, स्त्री को परिवार की धुरी मानो। दूसरा क्षेत्र आता है लैंगिक भेदभाव का। उसमें समस्या क्या आ रही है कि कार्यस्थलों पर असमानता का भाव है। समान कार्य समान वेतन नहीं है, घंटे का ध्यान नहीं रखा जाता, अगर कोई महिला अगर उसको कोई समस्या है तो उसको रेस्ट के लिए अलग से जगह नहीं दी जाती थी। ऐसे अलग अलग बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसका समाधान क्या है? एकात्म मानव दर्शन स्त्री और पुरुष को समान भागीदार मानता है, और जब समान भागीदार मानता है, जब स्टेटस एक जैसे होते हैं, विचार एक जैसे होते हैं, बौद्धिक स्तर एक जैसा होता है, तो वो वहां पर असमानता का भाव आने की कोई संभावनाएं ही नहीं रहती। तीसरा क्षेत्र आता है उपभोक्तावाद। हम बार बार कहते हैं, जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी में मूवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो हम कहते हैं कि महिला को वस्तु बना दिया गया है। अब वो वस्तुकरण जो समस्या हो गई है, तो एकात्म मानव दर्शन कहता है कि स्त्री को शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना है उसने। तो जब शक्ति और सम्मान होगा, जब माँ दुर्गा के हाथ 12 हाथ और 12 हाथों में, आप देखते हैं एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें एक आज की लड़की 12 हाथों में 12 चीजें लेकर के खड़ी है, किचन में है, एक हाथ में कड़छी है, जल्दी जल्दी खाना बना रही है, एक हाथ में लैपटॉप है, एक हाथ में कलम है, एक हाथ में बच्चे को गोदी में ले रखा है। ऐसे करते करते 12 हाथों में 12 चीजें हैं। इसका मतलब वो मल्टीटास्कर है, मल्टीटास्किंग की उसकी कैपेसिटी है, और वो जो मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होना चाहिए। ये दीनदयाल जी ने उस समय उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, और आज उसकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरह से जो काम सरकार के द्वारा हो रहे हैं, वो भी इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। और चौथी जो बात आती है, क्षेत्र आता है, वो मानसिक तनाव। तो
तो हम देखते हैं कि सिर्फ हम कोविड को तो दोष दे देते हैं कि कोविड के कारण मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया, उसके कारण से ये एक नई तरह की दुकानें शुरू हो गई, लेकिन ये समाज में और खासकर विश्व के अन्य देशों में ये ज़्यादा है। और वो होता क्यों है, उसकी समस्या क्या है, तो वो भूमिकाओं में असंतुलन से होता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब उनकी भूमिकाओं की बात की तो जैसा प्रारंभ में आया, तो समाधान क्या है कि जब शरीर मन बुद्धि आत्मा का संतुलन की बात करते हैं तो ये जो असमानता का भाव है कि तू ऊपर है मैं नीचे हूं, तू यहाँ है मैं वहां हूं, ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जब महिलाओं की पावर, उसके पोटेंशियल और उसके पर्पस की बात होती है तो ये एक बात विशेष रूप से ध्यान आती है कि उसकी पावर क्या है। दीनदयाल जी कहते हैं कि महिला की पावर किस में है, तो कहते हैं कि उसकी जो शक्ति है वो सहनशीलता की भी उसकी शक्ति है, वो दर्द झेलती है, वो त्याग करती है, उसमें भी वो मुस्कुराती है। शक्ति निर्माण की है, और निर्माण सिर्फ एक संतान को उत्पन्न करना, कहते हैं ना कि प्रकृति ने ये अधिकार एक को ही दिया है, ये सुख एक को ही दिया है, वो माँ है। और इसलिए हम कहते हैं धरती माँ, प्रातः उठते हैं तो धरती माँ को प्रणाम करते हैं, और जब सुबह उठते हैं एकात्मता स्तोत्र करते हैं तो हम भारत माता को प्रणाम करते हैं। ये सारे विषय जब आते हैं तो वो उसके सहनशीलता, उसके त्याग और उसके निर्माण को स्पष्ट करते हैं। शक्ति बदलाव की बात भी वो करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, 1857 की का जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हो, या 1947 का हो, या उससे पहले हमने अभी अहिल्याबाई होलकर की बात की, रानी अब्बक्का की बात करते हैं, ऐसे जितनी भी हम बातें करते हैं तो उस बदलाव में भी उनका योगदान है। और एक जो उनके पोटेंशियल की बात जब हम करते हैं तो उन्होंने कहा कि स्त्री में पालन करने की क्षमता है, दिशा देने की समझ है और समाज को जोड़ने की संवेदना होती है। ये तीनों बातें एक स्त्री के अंदर होती हैं। इसलिए दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन आज के समय में जो उसकी प्रासंगिकता है, 5 बातों में वो जो दिखाई देती है या जो मैं समझ पाई हूँ, उसमें पहला है जो उसके लिए कहते हैं कि हर राष्ट्र का एक आत्मा होती है। दीनदयाल जी ने उसको इथॉस कहा है। उन्होंने उसके लिए कहा एवरी नेशन हैज़ इट्स ऑन एथॉस, और वो कहते हैं वो 5 सूत्र देते हैं। वो 5 सूत्र है, पहला है स्त्री का इन्वॉल्वमेंट, उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ। तो आज हम देख सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ रहा है। दूसरा है असमिलेशन, तीसरा है परस्पर पूरकता, चौथा है महिला के प्रश्न अकेले महिला के नहीं हैं, और 5वां है महिला विकास प्रक्रिया की हकदार है। अब जब ये सारी बातें करते हैं तो आज उसका इम्प्लीमेंटेशन, हमने बीच में भी बात कही कि आज पंडित दीनदयाल जी का जो एकात्म मानव दर्शन है वो आज कैसे यहाँ तक पहुँचेगा, आज कैसे उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ध्यान में आता है मुझे कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, मैंने देखा समाज के महिलाएं, यानी पुरुष भी उतने ही खुश थे। जब मैंने कहा कि किसी स्त्री के प्रगति में पुरुष का भी हाथ होता है, लेकिन जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ तो महिलाओं में जो खुशी देखी गई, ढोल बजा रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, और उनको लगा कि साक्षात आज जो पंडित दीनदयाल जी ने महिला नेतृत्व की बात की थी, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की थी, आज वो आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको पारित करवा करके और किस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया। अब मुझे ध्यान आता है, मैं जब टीचिंग में थी, मैं एक गांव में पढ़ाने जाती थी, और ये मैं बता रही हूँ आपको 96-97 की बात। तो जब मैं एक गांव में जाती थी तो बस से जाते तो सुबह सुबह 9 बजे जब हमारा पहुंचने का इंस्टीट्यूट में समय होता तो बहुत सारे पुरुष उस समय ताश खेल रहे होते थे। तो एक दिन हम वहाँ पर गए, वहाँ जाके हमने कहा कि हमें गांव के सरपंच से मिलना है। तो उन्होंने कहा जी ये है सरपंच। तो मैंने कहा यहाँ तो महिला है सरपंच। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, काम यही देखते हैं। तो बाद में सरपंच पति ये बहुत बाद में विषय है, तब तक इतना ही था कि काम ये देखते हैं। लेकिन वहाँ से लेकर के यदि आज की महिला सरपंच की आप बात करेंगे, आज के अधिकारों की बात करेंगे, पढ़ी लिखी महिलाएं 10वीं पढ़ी हुई ही सरपंच बन सकती हैं, या पुरुष कोई भी। तो पढ़े लिखे से लेकर के महिलाएं कैसे घूंघट
तो बहुत थोड़ा था, और वो क्यों आया वो भी हम सबको पता है। आज कैसे वो आकर के निर्णय लेती है, अपने गांव की तस्वीर बदलती है। और सबसे बड़ी बात है, जो निर्मल गांव के पुरस्कार हैं, यदि हम सर्वे करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो मैक्सिमम गांव वो मिलेंगे जिसमें महिला सरपंच हैं। तो ये जो बदलाव है ये हम कर पाए हैं। दूसरा एक ध्यान में आता है कि अभी जो सांसद हैं लगभग 14% हैं, और जो विधानसभा में विधायक हैं महिलाएं वो लगभग 10% हैं। इन सबके से 33% पहुंचना, ये सोचना, तो उसमें ये भी संभव नहीं होगा कि जिनके पति ऑलरेडी राजनीति में हैं वही आ पाएंगी। तो ये सारा विषय, ये चिंतन जो यहाँ तक पहुँचा है, तो और मोदी जी तो कहते भी हैं कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई तो पानीपत से हुई, हरियाणा से हुई। मैं प्रवास पे जब जाती थी तो 2011 का जो सेंसस है उसी में ये आया था कि हरियाणा में सबसे कम लड़कियां, और लड़कियों में भी सबसे कम कहाँ है, जो मेरे ही ज़िले में है, महेंद्रगढ़ जिला और झज्जर जिला, ये 2 जिलों में सबसे कम बताई गई। तो मुझे पूछते लोग जब मैं कहीं अदर स्टेट जाती कि भाई आप ऐसी जगह से आते हो, आपके यहाँ लड़कियाँ इतनी कम हैं। सर शर्म से झुक जाता था, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक चिंतन देखिए, एक विचार देखिए कि उसी राज्य के से वहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ, और उसकी परिणति क्या हो सकती है। उसकी परिणति ये हुई कि 910 जो 2014-15 के सेंसेक्स में लड़कियां थी वो बढ़ करके 985 हो गई। ये बदलाव आज हम देख सकते हैं, जो दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन को आज के विचारों के साथ में जोड़ता है। मैं कल नीचे गई थी प्रदर्शनी में, 2 मिनट और लूँगी बस। अच्छा, तो कल मैं नीचे प्रदर्शनी में गई तो वहाँ ऐसे देखते देखते ड्रोन दीदी दिखी मुझे एक। तो यानी वो पिक्चर है, आप सब देख के आए होंगे, उनके हाथ में ड्रोन है, और मुझे भी लगा कि इनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहिए। जब तक फ़ोटो खिंचवाया नहीं था तब तक भी बहुत ध्यान नहीं आया, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने के बाद मैंने उस ड्रोन को, आप ट्राई कीजिएगा जाके, यानी सत्र में नहीं, सत्र के बीच में या बाद में, तो जब मैंने ट्राई किया तो वो ऐसे लेकर के खड़ी हैं, तो मैंने उनके नीचे ऐसे हाथ लगाया और मैंने कहा मेरा फ़ोटो खींचो। वो जो फ़ोटो है, मतलब वो जो भाव है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इस समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। मुझे लगता है कि कोई गांव की महिला, किसान महिला का स्वरूप है, वो इतनी सशक्त है कि वो ड्रोन चलाएगी, और वो ड्रोन पायलट का उसको सर्टिफिकेट मिला। किसने सोचा था 2014-15 से पहले कि कोई ऐसी महिला होगी, और वो मुझे दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे दे रही है कि दीदी आप भी जरा ड्रोन चला के देखो, खाली कागज कलम से कुछ नहीं होता है। ड्रोन उड़ाने की जो ताकत है वो ताकत कुछ और है, वो जज्बा कुछ और है, और वो मजा कुछ और है। वह आप देखेंगे अलग अलग तरह के स्टॉल्स। तो चाहे वो ड्रोन के लिए ट्रेनिंग देने की, मैं पढ़ रही थी कि 9 ऐसी किसान महिलाएं गांव की हैं, उनको हैदराबाद के ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट मिला, और आज 10 महीनों के अंदर उन महिलाओं ने 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आय प्राप्त की है। ये आज संभव होता है क्योंकि दीनदयाल जी के विचारों को आगे ले जाने वाले लोग आज मौजूद हैं। जब लखपति दीदी की बात आती थी तो मुझे लगा कि दीनदयाल जी कहते तो हमेशा हैं, जब पढ़ रही थी ये, और शायद मैं इतना पढ़ती भी नहीं, लेकिन जब ये सारा इतना पढ़ा तो आनंद सा आने लगा, और ध्यान में आया कि वो जो कहते थे कि महिला को आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए, तो आर्थिक रूप से सशक्त कैसे होगी, तो सशक्त होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बहुत सारी आज की जो योजनाएं, आज की जो जिस तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं, उसमें एक बात मुझे ध्यान में आई, लखपति दीदी योजना। अब बहुत सारे लोग तो उसका मजाक भी उड़ाएंगे कि कहाँ है जी, पहले के पैसे कहाँ थे, आज के पैसे कहाँ हैं। ध्यान में आया कि लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, महिलाएं इतनी मतलब खुश क्यों हैं इस योजना से, कि महिलाओं को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का बिना किसी की गारंटी दिए। भाई बिना गारंटी तो कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता। आप किसी से मांगने चले जाओ, 1000 रुपए मांगोगे तो कहेगा भाई पहले या तो कहीं लिख दे, या कोई बीच में दूसरा आ जाए तो फिर दे देंगे। लेकिन बिना किसी गारंटी के इतना ऋण देना, और उस ऋण को वो महिलाएं काम करके वापस जमा कर रही हैं,
ये आज का भारत में संभव है क्योंकि भारत का मूल चिंतन वो है कि किसी का लिया हुआ खाना नहीं है, किसी का लिया हुआ रखना नहीं है। ऐसा सब आज हमको ध्यान में आता है। तो ऐसी बहुत सारी, चाहे उज्ज्वला योजना और ये सब योजनाओं की जो बातें हुई, तो उसमें मुझे ध्यान में आता है कि एक सुकन्या समृद्धि योजना का उल्लेख मैं आपके आगे जरूर करूंगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यह, मैं अपने से शुरू करती हूँ। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें योजनाओं का पता ही नहीं होता। जो अंत्योदय की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की, अंतिम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना, हम विद्यालय में पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि विद्या का उद्देश्य है, विद्यालय का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो वो सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है, वो खेलों में आगे हो, वो पढ़ाई में हो, सब में आगे होना चाहिए। तो सर्वांगीण विकास होगा कैसे? तो वो सर्वांगीण विकास करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जब सुकन्या, तो वो ये जो मैं बता रही थी कि हमें पता नहीं होता, तो बहुत बार लोग आते हैं कि जी ये कोई योजना आई है, ये कैसे होता है, तो हमें ही नहीं पता। कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, कितना बताया जाता है, तो कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा नहीं। तो ये अंत्योदय की जो फिलॉसफी है, जो दीनदयाल जी ने कहा, वो पूरा कैसे होगा? तो मुझे भी ऐसे पता चला सुकन्या समृद्धि योजना। तो हमारे परिवार में एक रिश्तेदारी में 2 बेटियां हैं एक को, और उसको पता चला, और उसने जब इसमें पैसा जो जमा किया और जो सरकार पैसा जो जमा करती है, ध्यान में आया कि जिस दिन जब ऐसे विचारों के साथ हम चलते हैं, तो जो दहेज का विषय है, जो महिला को कमजोर मानने का विषय है, शादी कैसे करेंगे ये विषय है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्यों शुरू करना पड़ा कि बेटियां कोख में मारी जाने लगी तो बेटी कोख में मरेगी नहीं, ये सब कब नहीं होगा? तो लोगों को एक आत्मविश्वास होना चाहिए। समाज में जब ये आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं हूं और मेरे पीछे भी कोई है और मैं अपने बच्चों को ठीक प्रकार से पालन पोषण कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो ये योजना ऐसी सब माता पिताओं के लिए वास्तव में एक एसेट है कि उनको अपनी बेटी को पढ़ाने की और अपनी बेटी के विवाह की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी अनेक बातें आज हो रही हैं, लेकिन जो पंच परिवर्तन की बात हम कहते हैं, स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण, सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन, ये स्त्री के बिना पूरा हो नहीं सकता। इस पर विचार करना पड़ेगा और कुछ करणीय बातें 4-5 जो मुझे लगी वो आपके सामने रख करके मैं अपनी बात को विराम दूंगी। एक ही बात उससे पहले और कहूँगी कि आज कैसे महिलाएं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार था, उसमें महिला और पुरुष समानता के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आज जो दिखाई देता है, वो सबसे पहले जो अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात अगर आज यहाँ से ना की जाए तो अधूरी होगी, कि उसमें जब ब्रीफिंग हो रही थी, यानी इस अभियान किसी का सिंदूर उजड़ा है, आप सोचिएगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि, और मैं उस बात की भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं और अच्छे ज़्यादा तरीके से उसको समझ सकती हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब ये विचार किया, सेना ने जब ये विचार किया कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा, और उसमें भी किसी 2 महिला सैनिक जब उसकी ब्रीफिंग करती हैं, तो जो उसका इम्पैक्ट हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, वो इम्पैक्ट कभी वो साफ होने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना ही कर ले। दूसरी बात, जब हम हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देखते हैं, तो ध्यान में आता है कि कैसे एक वनवासी महिला, उसको वो जब राष्ट्रपति अपनी योग्यता के आधार पर जब वो राष्ट्रपति बनती है, तो विश्व को यह संदेश जाता है कि अगर महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, महिला की शक्ति की अगर कहीं से बात होगी तो वो भारत से होगी, और इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है। जब हम वित्त मंत्री के रूप में, मैं कई बार उदाहरण देती हूं कि जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ और जब उसके बाद में इंद्रप्रस्थ बसा, तो उसकी जो वित्त मंत्री थी, कोई भी नया स्टेट, कोई भी नया देश जब बनता है तो उसका वित्त ठीक प्रकार से रहे, ये बहुत अनिवार्य है। तो जो उसकी वित्त मंत्री थी वो द्रौपदी थी, और आज हमारे देश की वित्त मंत्री भी एक महिला श्रीमती निर्मला सीतारमन है। ये इस बात का उदाहरण है कि हम अपने चिंतन से हटे नहीं हैं, हम टले नहीं हैं।
चाहे मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे बाकी सब अलग अलग दायित्वों में देना है, तो महिलाओं का जो सर्वांगीण विकास और सशक्त रूप से वो आगे बढ़ रही है, वो आज सक्षम है। 4-5 करणीय बातें हैं कि एक जो हम सबको करनी है, ना वो सरकार को करनी है, ना किसी दूसरे को करनी है, जो हम यहाँ बैठे हैं स्वयं से शुरू करना है, लोगों का उसका आग्रह करना है। पहली, स्त्री को शक्ति का स्वरूप मानना जो हम मानते आए हैं वो हमें मानना ही होगा। दूसरा, समान अधिकार व शिक्षा देने का प्रयास करना, प्रयास ही नहीं करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना। विकास का भारतीय मॉडल को स्थापित करना। परिवार आधारित नेतृत्व को विकसित करना, यानी बाहर जाके तुम नेतृत्व करो अलग अलग क्षेत्र में, परिवार में नहीं होगा, वो चलेगा नहीं, परिवार से उसको शुरू करना। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण रूप से सहभागिता हो। राजनीतिक भागीदारी का हम समर्थन करें, उसको पीछे ना खींचें। सुरक्षित माहौल उसको प्रदान करें और घर में उसको सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव दर्शन है, जो विचार है, उसको जिस प्रकार से हम आज आगे लेकर के जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक नया अध्याय लिखेगा और हम सबको एक नए पथ पर आगे लेकर जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।